नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। बिहार के पंचायती राज के मंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रेस वार्ता करते हुए अपने 1 साल के कार्यकाल को पेश करते हुए कहा कि हमारे आने के बाद जो भी काम हुए हैं उससे बिहार की पंचायतों में बहुत बदलाव और बहुत पूंजी निवेश किए गए हैं, जिसका पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 4 सालों में अपने कार्य को पूरी तरीके से विस्तार करके गाँव का विकास और पंचायतों का विकास 7 निश्चय योजना के तहत होता रहेगा। जी नमस्कार। आज इस प्रेस वार्ता में पार्टी के द्वारा जो हमें दायित्व दिया गया था उसके संक्षिप्त विवरणी आपके सामने उपस्थित करूंगा। इस मंच पर उपस्थित पार्टी के महामंत्री, पार्टी के नेता और विधान परिषद सदस्य देवेश जी, पार्टी के प्रवक्ता अरविंद जी, अशोक भट्ट साहब, राजू झा जी, हम लोगों के प्रभारी आदरणीय राकेश सिंह जी और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम मीडिया से जुड़े साथियों। 9 फरवरी को पार्टी के द्वारा बिहार सरकार में दायित्व दिया गया काम करने का। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और प्रदेश के नेतृत्व हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय तारकिशोर जी और रेणु देवी जी और पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 1 वर्ष तक लगातार काम करने का मौका दिया। हमारे पंचायती राज विभाग में जो महत्वपूर्ण चीज़ों का हमारे आने के बाद चीज़ें को स्थापित करने का काम की शुरुआत की गई, तो उसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। वैसे और विस्तार से हम कई 14 पॉइंट्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे आने के पहले 8,387 पंचायत हुआ करता था। हम लोगों ने उसमें विघटन किया और नगर, क्योंकि हमारे आत्मनिर्भर बिहार में हमारा कमिटमेंट था कि मात्र 11.29% शहरी आबादी था, उसको बढ़ाना था। तो पार्टी और एनडीए सरकार ने यह तय किया था कि हम 320 पंचायतों को नगर निकाय में हम शामिल किए। 1344 वार्ड का जो गठन था वो विघटन हुआ और हम लोग नगर की व्यवस्था को और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम शुरुआत किया गया, जो आप लगातार देख रहे हैं कि आगे के दिनों में इसकी भी चुनाव की प्रक्रिया होगी। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य था, वो था चुनाव, क्योंकि बोगस वोटिंग लगातार ये चैलेंज रहता था राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कि बिहार के चुनाव में बोगस वोटिंग का प्रयोग करके लोग मुखिया, उप मुखिया, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य बनते थे। तो उस पूरी व्यवस्था में हम लोगों ने पूरा संशोधन किया। पहली बार बिहार में ईवीएम से चुनाव कराया गया। जो 2005 के चुनाव से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में ईवीएम का प्रयोग पहली बार 2004 में किया, उसको हम लोग पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में भी लाने का काम किए। और आपको जानकर खुशी भी होगी कि पूरे चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल हम लोगों ने किया। ईवीएम का प्रयोग किया, वेब कास्टिंग का प्रयोग किया, जिससे कि बूथ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, और इसके बाद ओसीआर के माध्यम से इसका काउंटिंग भी कराया। तो ये पूरा सिस्टम जो आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है, उसके माध्यम से कोई
गिनती में भी जो प्रयोग करते थे कि स्थानीय पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों पर ये आरोप लगते थे कि हमारे चुनाव में धांधली हुई, हमारे लोगों को हरा दिया गया। आपको जानकर खुशी होगी कि लोकतंत्र ऐसा स्थापित किया गया कि 100 से अधिक ऐसे मुखिया हैं पूरे बिहार में जो एक वोट से चुनाव हारे। और एक वोट से चुनाव हारना आप कितना कठिनाई वाला समझते होंगे, क्योंकि ईवीएम जब तक प्रयोग नहीं होता था तब तक ये व्यवस्था नहीं हो पाती थी। राजस्थान के एक माननीय विधायक हार गए थे जो वहाँ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। उसी तरह पूरी तरह एक व्यवस्था बनाया गया और साफ सुथरा चुनाव कराने का टारगेट था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। इस बीच में कोरोना की पूरी लहर हम लोगों ने दूसरी लहर झेला। आप समझ सकते हैं कि दूसरी लहर को और तीसरी लहर, ये दोनों स्थिति को हम लोगों ने झेला। और पहली बार पंचायती राज विभाग पूरी तरह ग्रामीण स्तर पर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम हेल्थ सेक्टर में भी लोगों को सहयोग करते रहे। हम लोग पंचायतों में साबुन वितरण का काम किया गया और जानकारी में 1,27,56,536 हम लोगों ने साबुन वितरण पर परिवारों में करने का काम किया। उसी तरह 16,75,488 लोगों को हम लोगों ने सीधा मास्क देने का काम किया, जिससे कि 1,67,00,000 परिवार को सीधा हम मास्क देने का काम किए। साथ ही साथ जीविका समूह, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ये भी चिंता थी कि लोगों को हम रोजगार भी दें, कोरोना की स्थिति थी, तो हम लोगों ने जो जीविका दीदी हैं उनके द्वारा मास्क भी खरीदा और उनके माध्यम से 10,41,31,000 मास्क हमने जीविका से खरीदा। कि जीविका की जो बहनें हैं वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो बनाकर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराते रही, उनके माध्यम से हम लोगों ने उस मास्क को जनता तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए हम लोगों ने जीविका को अभी तक 24 करोड़ से अधिक 25 करोड़ रुपया हम लोगों ने उनको देने का भी काम किया और राशि आगे हम लोग उसको देने का काम कर रहे हैं सर। और अब तो देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह भी तय किया है कि 15 फाइनेंस के माध्यम से जहां हमको 5,000 से 5,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 फाइनेंस में मिलने का तय हुआ है, उसमें 3,800 करोड़ रुपया हम राज्य के अन्य योजना में खर्चा करेंगे और लगभग 1,200 करोड़ रुपया हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे। हेल्थ सेक्टर में जो गांव में वेलनेस सेंटर है, एडिशनल पीएससी है, पीएससी है या सब सेंटर है, इसको बनाने के लिए हम राशि उपलब्ध कराएंगे। उसमें भी हम लोगों ने फैसला लिया है कि अभी हम, क्योंकि पंचायती राज उस स्तर का अभी कार्य नहीं कर पाएगा, तो उस स्थिति में हम 70-30 के स्थिति में 70% हम हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से इन कार्यों को कराएंगे और 30% क्योंकि जिला परिषद पंचायत समिति हमारे एक्ट में आ गए, अब हम इसको जमीन पर उतारने के लिए उनका भी प्रयोग करेंगे। उसी तरह आपने देखा कि और विस्तार से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा पूरी तरह कि हम लोग लगातार पंचायती राज को और इम्पावर्ड करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि हमने सख्ती से कहा है कि पंचायत राज के प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि किसी भी सरकारी बैठक में या विकास के बैठक में किसी भी हालत में नहीं भेजेंगे। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये लोकतंत्र का प्रदेश है और लोकतंत्र का जननी भी बिहार है। इस स्थिति में लोकतंत्र स्थापित करने के, महिलाओं के सम्मान को आगे बढ़ाने के हम लोगों ने 50% का आरक्षण भी दिया है। जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आते उनको ही जाना पड़ेगा बैठकों में, कोई उनका प्रतिनिधि नहीं जाएगा। किसी का भी परिवार सरकारी मीटिंग में नहीं दिखना चाहिए, ना सरकारी
विकास के कार्यों में दिखना चाहिए। लोकतंत्र स्थापित करने का मतलब है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि लोहिया जी, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जी का आदर्श के तौर पर उन्होंने बताया कि आगे के तौर पर दिखना चाहिए। बिहार तभी विकसित होगा, तभी बिहार विकास करेगा जब हम चीज़ों को स्थापित स्वयं करें। महिलाएं यदि लगातार बैठक में जाएंगी और प्रतिनिधि यदि 10 बार जाएंगे तो हम जरूर ये मानते हैं कि बिहार में विकास में उनका पूरा योगदान रहेगा। और आगे आप लोगों को कुछ पूछना है तो बता। कोई प्रश्न? ने संसद में कहा कि बिहार सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं और तेजस्वी यादव ने इस मामले पर थोड़ी देर पहले कहा है कि नल जल योजना के तहत बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं। नहीं तो वो यदि ये तेजस्वी यादव यदि ये कह रहे हैं तो ये सीधा सीधा मुखिया को कह रहे हैं। सरकार ने तो सिर्फ पीएचडी डिपार्टमेंट के माध्यम से काम किया जो लगभग 40,000 वार्ड में है। लेकिन यदि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार के मुखिया और वार्ड को वो अपराधी घोषित कर रहे हैं, तब तो हमको कुछ नहीं कहना। वो मुखिया और वार्ड सदस्य उनसे हिसाब कर लेगा। 6,000 करोड़ लौटाए गए थे। नहीं, स्वाभाविक है, ये तो पॉलिसी के तहत ये काम हुआ था, नो डाउट। लेकिन आपको मैंने संक्षेप में आपको ये उपलब्ध भी करा दिया है कि अभी तक जो राज्य में लगभग 27,000 करोड़ से अधिक की राशि पर नल जल योजना का काम हुआ, उसमें से 14th फाइनेंस और 15th फाइनेंस का लगभग 15,000 करोड़ रुपया जो भारत सरकार ही देती है, भारत सरकार ही देती है, उसमें हम लोगों ने उसको उपयोग करने का काम किया। तो हमने विस्तार से इसमें चिंता भी जाहिर किया है कि जहां 13 फाइनेंस में मात्र 6,000 से 7,000 करोड़ रुपया भारत सरकार देती थी, जो 2014 तक चली, और 14 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो 14 फाइनेंस शुरू हुआ। 14 फाइनेंस में हमको लगभग 19,000 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया, और बिहार के स्टेट फाइनेंस के माध्यम से भी लगभग 11,000 करोड़ रुपया उपलब्ध हुआ। इस बार भी भारत की सरकार ने यह तय किया है कि हम 15 फाइनेंस के ग्रांट के माध्यम से बिहार जैसे प्रदेश को लगभग 25,000 करोड़ रुपया अगले 5 वर्ष में मिलने वाले हैं। 2 वर्ष का राशि हमको मिला है, लगभग 8,500 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध हो चुका पिछले वित्तीय वर्ष का और इस वित्तीय वर्ष का, और आगे जो शेष बचे हुए हैं हमारे लगभग 1,500 करोड़ रुपया, वो हमको मार्च के पहले प्राप्त हो जाए। इसलिए बिहार के विकास में लगातार भारत सरकार और बिहार सरकार का सहयोग है, जिससे हम काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरपंचों का सर क्या हो रहा है, क्या उसका ताकत बढ़ेगा सर? देखिए, सरपंच और लोकतंत्र की कोई व्यवस्था नहीं थी कि 5 साल के बाद यदि चुनाव किसी कारणवश नहीं हो पाए, क्योंकि कोरोना की महामारी को देखकर जहां मार्च अप्रैल में हम लोगों को चुनाव कराना था, ठीक उसी समय पूरे चुनाव प्रक्रिया को बाधित होना पड़ा और रोकना पड़ा, और हम लोगों को उसमें भी डिसीजन लेना पड़ा। हमने परामर्शी समिति गठन किया। लोकतंत्र खतरे में नहीं हो, तानाशाह की सरकार नहीं चले, कोई अफसर राज नहीं आए, तो हम लोगों ने पूरी तरह परामर्शी समिति का गठन किया, जिसमें जिला परिषद के अध्यक्ष को भी जब तक कि दूसरा कार्यकाल शुरू नहीं हो 15 दिसंबर तक के लिए उनको भी हम लोगों ने एक्सटेंड किया और जिला परिषद के अध्यक्ष तौर पर काम करते रहे। उसके बाद प्रखंड प्रमुख को भी हम लोगों ने परामर्शी समिति का अध्यक्ष घोषित किया, और जो उसके सदस्य थे उनको उस दिन से फिर हम लोगों ने बरकरार किया। उसी तरह मुखिया में भी हम लोगों ने परामर्शी समिति पंचायत का अध्यक्ष उनको घोषित किया, क्योंकि लोकतंत्र पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चाहती थी कि बिहार में लोकतंत्र स्थापित हो, और 2.5 लाख जनप्रतिनिधि को हम चुनाव में ले जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना की स्थिति को देखते हुए नहीं जा पा रहे थे। तो लार्ज स्केल पर चुनाव था, गांव-गांव गली में चुनाव था,
तो इस पूरी प्रक्रिया को रोका गया। तो उसमें परामर्शी समिति का गठन करके जो प्रतिनिधि थे उनका राज स्थापित रखा गया। उसी तरह मानव बल, क्योंकि लोग कहते हैं कि रोजगार के बारे में हमारे मुख्य विरोधी पार्टी बार बार ये चर्चा करती है कि हम मानव बल पर काम नहीं कर रहे। तो हम लोगों ने तो तय किया है कि हर हालत में, अभी एक बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर हम लोक सेवा केंद्र खोलेंगे। लोक सेवा केंद्र जिसमें कि हमको किसी भी चीज के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है, तो ब्लॉक में हमको आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, ओबीसी प्रमाण पत्र लेना है, बिजली कनेक्शन के लिए आपको आवेदन देना। तो ये सारे एक तरह से आरटीपीएस काउंटर जो ब्लॉक में होते थे उसको लोक सेवा के अधिकार के अधिनियम के तहत लाकर हम इसको पंचायत में ले गए और सभी पंचायतों में हम लोगों ने इसको स्थापित कर दिया। 8067 पंचायतों में हमारा ये काम चल रहा है। उसमें से क्योंकि हमको मानव बल भी चाहिए था, तो हम लोगों ने 7863 मानव बल जो कार्यपालक सहायक के तौर पर उसकी भर्ती की गई और उसका कार्यकाल भी हम लोगों ने फिक्स किया कि उसको कोई नौकरी में आने के बाद हटा नहीं देगा, उसको 60 वर्ष की उम्र तक भी उसको काम मिलता रहेगा। और इसको भी हम लोगों ने तय करने का काम किया साथियों। उसी तरह नल जल योजना हम लगभग लक्ष्य के करीब हैं। नल जल योजना के अनुरक्षण के लिए हम लोगों ने नीति बनाई, उसको मेंटेनेंस कौन करेगा, कैसे चलेगा, उसके लिए हम लोगों ने फिक्स किया कि जो वार्ड सदस्य हैं या WIMC का जो गठन हो रहा है हमारे पंचायत वार्ड में, 1 लाख से अधिक 1,10,000 हमारे वार्ड बचे हैं। उसमें हम WIMC के माध्यम से पूरा एक कमेटी का गठन करते हैं, 7 सदस्यीय कमेटी, जिसमें वार्ड सदस्य ही वार्ड अध्यक्ष उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। और इसके माध्यम से हम लोगों ने तय किया कि जो मेंटेनेंस का काम है इसमें 2000 रुपया जो अनुरक्षण करेंगे, चाहे वार्ड सदस्य करें, चाहे वार्ड सचिव करें, चाहे वार्ड के जो WIMC के जो 7 सदस्य हैं उसमें से कोई व्यक्ति करे, उसको 2000 रुपया हम लोग मानदेय देंगे। साथ ही साथ जो जिस घर को पानी पहुंच रहा है उस घर को हम 1 रुपया के शुल्क लेंगे, जो 365 रुपया प्रत्येक साल होगा, हम उससे वसूली करेंगे। उसके माध्यम से जो वसूली होगा उसका आधा हिस्सा भी वही अनुरक्षक को चला जाएगा जो उस पूरे काम को मेंटेनेंस कराएगा। और इसके साथ साथ हम सरकार के द्वारा भी 3000 रुपया बिजली बिल मेंटेनेंस के लिए, और जो राशि उपलब्ध होगी उससे भी मेंटेनेंस का काम, छोटे मोटे काम, नल टूट जाए, कहीं पाइप फट गया हो, कहीं बिजली बिल के चलते फंसा हुआ हो, बड़े मेंटेनेंस के लिए हम लोग ब्लॉक में एक अनुरक्षण नीति बनाए हैं, जहां एक लिस्टिंग का काम किया जा रहा है, वो पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन इसके बाद भी जिन लोगों को नल जल योजना में पानी घर तक नहीं पहुंच रहा, उसके लिए भी हम लोगों ने एक निर्देशित किया है कि आप 3 चीज का एश्योरेंस कीजिए। WIMC को यह निर्देशित किया गया है कि पानी वोटर लिस्ट लेकर, वोटर लिस्ट से कि उसका घर कौन है और पूरी सर्वे करने का काम किया जाए। उसके घर तक नल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके घर तक नाली पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके घर तक गली पहुंचा कि नहीं। मुख्य सड़क की बात में नहीं कर रहा हूँ, वो RWD या PWD के माध्यम से होगा, लेकिन गली नली और पानी ये पहुंचाने का काम 68,000 वार्ड में पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाएगा। और शेष जो वार्ड हैं उसको लगभग 50,000 वार्ड में PSD के माध्यम से पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसमें हम लोगों ने एक डिवाइस भी लगाया है
IoT डिवाइस, इसके माध्यम से पानी कितने देर तक चला और कितने घंटे पानी वहाँ उपलब्ध कराए, जबकि हम लोगों के यहाँ तय है कि 6 से 9 इसको सवेरे पानी देना है और शाम में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पानी पहुँचाने का काम गांव में करना है। इसमें हम लोग जो डिवाइस लगा रहे हैं उसमें भी हम लोगों ने 68,372 वार्डों में से 44,778 वार्ड को हम लोगों ने अचीव कर लिया है, जिससे कि हम आगे की चीज़ों को स्थापित कर सकें। एक चीज़ की चिंता होती थी, जब हम मंत्री होकर आए इस विभाग में तो मैंने देखा कि कागजी काम बहुत करने पड़ते थे और इसकी पूरी व्यवस्था के लिए बार बार भारत सरकार यूटिलाइजेशन के लिए आग्रह करता है और अभी भी ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमको देना है, पंचायती राज को देना है, जो सभी विभागों में सबसे अधिक होगा, क्योंकि हम नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव और मुखिया के ऊपर निर्भर होते हैं, वार्ड सदस्य पर निर्भर होते हैं, जिला परिषद पर निर्भर होते हैं। इन पूरे चीज़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम शुरुआत किया गया है। तो हमने अब तय किया है 1 अप्रैल 2021 से कोई भी ट्रांजैक्शन बिना PFMS के माध्यम से नहीं हो सकता। यह अब पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जाएगा। पहले कोई रिकॉर्ड नहीं होता था कि चेक काट दिया तो मुखिया जी जानते थे, वार्ड और पंचायत सचिव जानते थे, लेकिन अब एक पूरे सिस्टम के माध्यम से हम ट्रांजैक्शन का काम करें, क्योंकि भारत सरकार बार बार इस पर चिंता गहन करने का काम कर रहा है। जिस तरह शहर में कचरा का प्रबंधन होता है साथियों, अब गांव में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम गांव में भी लोहिया स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इसमें हमारा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग मिलकर कचरा प्रबंधन का काम करेगा, जो लगभग 1 लाख से अधिक डस्टबिन गांव में दिए जाएंगे और एक हाथ का जो रिक्शा होता है उसको भी गांव में देने का प्रावधान किया जा रहा है। उसको पूरा एक व्यवस्था भी दिया गया है कि आप गांव में एक मैनेजमेंट करें, जिस तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर ट्रीटमेंट प्लांट शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं। अब इसको बड़े बड़े गांव में, छोटे गांव को दूसरे बड़े गांव से अटैच किया जाएगा और कचरा का प्रबंधन का काम भी शुरू किया जा रहा है। और आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि उनको पूरी तरह न्यायिक अधिकार है, वो कोई कंफ्यूजन में नहीं, कोई डेवलपमेंट का कार्य पंचायत के माध्यम से ही किया जाएगा। सरपंच के माध्यम से पूरी तरह न्याय का काम, पंचायत में न्याय की पूरी व्यवस्था हम लोग सरपंच को हम लोगों ने दिया है। तो न्याय की पूरी प्रक्रिया एक तरह से सरपंच के माध्यम से होगा, ये आप एकदम स्पष्ट रहें। पुराने वार्ड सचिव का क्या होगा सर? 1,14,691 वार्ड सचिव। देखिए, ये कानून 2016 में बना और 2016 से उसमें कानून में ये तय था कि अगले 2 वर्ष तक के लिए ये WIMC का गठन किया गया। सरकार ने क्योंकि काम को कराना भी था और बिहार के विकास में पूरे गांव की भागीदारी चाहिए था, उसको 4 वर्ष तक काम कराया। और आगे के दिनों में क्योंकि ये एक्ट में है तो ऐसा ये प्रबंध है कि हम प्रत्येक 2 साल में इसका गांव के अंदर जो वार्ड है, वार्ड के अंदर एक पूरी बैठक होगी, आम सभा की बैठक होगी और बैठक के माध्यम से जो चुन कर आएंगे, जो 7 सदस्यीय कमेटी है, 6 उसी से चुन कर आते हैं और एक वार्ड सदस्य को जनता लोकतंत्र से चुनाव जीत कर आते हैं, तो उसके माध्यम से ही उसकी पूरी स्थापना रचना है। इसलिए उस कार्य को भी किया जा रहा है। 1,11,000 वार्ड में हमको लगता है कि अभी तक 30,000 से अधिक वार्डों में इसकी गठन की प्रक्रिया पूर्ण कर गई, क्योंकि कोरोना का थोड़ा सा फेज तीसरा बढ़ा था। अब इसको भी हम जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। कोर्ट में सर गए हैं वो लोग पुराने न्यायालय का जो आदेश होगा वो सरकार के लिए सर आंखों पे होगा।
सर नए वार्ड सचिव की वैकेंसी में लगातार गोलियां चल रही है। आप एक तरफ कहते हैं कि रोजगार हम दे रहे हैं, एक तरफ नहीं, हमने कहा भाई साहब कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो वार्ड कमेटी है वो भी गांव के लोग चुनते हैं। अब गांव में जो लोग अच्छे काम किए होंगे वो फिर से चुना के आ जाएंगे वार्ड से। क्रम में सर झगड़े हो रहे हैं, गोलियां चल रही है। नहीं, गांव में मैंने कहा अच्छे काम किए होंगे वो फिर से आ जाएंगे। विधानसभा स्पीकर को कहना पड़ रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए नेशन भारत के साथ। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।